क्या आपने कभी भरी दोपहर में पसरते हुए उस अंधेरे को देखा है, जहां सैकड़ों आंखें खुली तो हैं, पर सब के सब अंधे बन चुके हैं? जमींदार भैरव सिंह ने पुलिस वाले की पत्नी को गांव के बीचों बीच इसलिए कैद किया क्योंकि उसे कानून का डर नहीं, बल्कि गांव वालों की कायरता पर भरोसा था। उसे गुमान था कि एक महिला आईएएस अपनी मर्यादा और पब्लिक इमेज के चक्कर में दिन के उजाले में उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। लेकिन ठीक दोपहर 12 बजे, जब सूरज की तपिश रूह को जला रही होती है, आईएएस अदिति सरेआम एक ऐसा कानूनी चक्रव्यूह रचती है कि जमींदार का दशकों पुराना साम्राज्य और उसका अहंकार दोनों भीड़ के सामने घुटने टेक देते हैं। आज फैसला इस बात का नहीं होगा कि कोठरी का दरवाजा खुलेगा या नहीं। आज फैसला इस बात का होगा कि क्या इंसाफ के लिए रात के अंधेरे की जरूरत पड़ती है। क्योंकि याद रहे, सबसे खौफनाक अंधेरा रात में नहीं, बल्कि सरेआम हुए अन्याय की खामोशी में होता है। सूरज की तपिश जब सर के ठीक ऊपर हो तो साये भी साथ छोड़ देते हैं। लेकिन जमींदार भैरव सिंह के लिए यह दोपहर किसी ढाल से कम नहीं थी। गांव के बीचों बीच अपनी हवेली के ऊंचे चबूतरे पर बैठा वह शख्स अपनी मूंछों को ताव देते हुए एक अजीब से इत्मीनान में था। उसे यकीन था कि दिन का उजाला ही उसका सबसे बड़ा कवच है। उसका दंभ उसे चीख चीख कर कह रहा था कि एक आईएएस अधिकारी जो नियमों और प्रोटोकॉल की कड़ियों में बंधी होती है, भरी दोपहर में सरेआम कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करेगी जिससे पब्लिक इमेज पर सवाल उठे या गांव का माहौल बिगड़े। भैरव सिंह को सत्ता के गलियारों का अनुभव था। वह जानता था कि सरकारी फाइलें रात के सन्नाटे में तो रेंग सकती हैं, लेकिन दिन के उजाले में मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा नहीं लांघती। उसने अपनी आंखों के सामने पुलिस वाले की पत्नी को गांव के उस पुराने कोठरी में कैद करवा दिया था, ठीक सबकी नजरों के सामने। उसका मानना था कि जब तक सूरज आसमान में है, कानून सिर्फ कागजों पर शेर है। उसे गुमान था कि वह महिला आईएएस अधिकारी अपनी साख बचाने के चक्कर में शाम तक सिर्फ कानूनी पेचीदगियों में उलझी रहेगी। लेकिन वह यह भूल गया था कि मर्यादाएं कभी कभी न्याय के आद्य नहीं आती, बल्कि उसे और भी धारदार बना देती हैं। उसे लग रहा था कि वह सुरक्षित है, पर उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिस प्रशासनिक मर्यादा को वह अधिकारी की कमजोरी समझ रहा था, वही मर्यादा अब उसके अंत का जाल बुनने वाली थी। प्रशासनिक मर्यादाओं के उस जाल के बीच जमींदार की असली ताकत पुलिस या हथियार नहीं थे। उसकी असली ताकत थी वह भीड़, जो पत्थरों की तरह बेजान होकर तमाशा देख रही थी। पूरे गांव की आंखें खुली थीं, पर जबानें बंद थीं। चौक पर खड़े उन सैकड़ों लोगों की खामोशी ही वह खाद थी जिससे भैरव सिंह के आतंक का पेड़ हरा भरा रहता था। भीड़ का अपना एक अजीब मनोविज्ञान होता है। जब तक अन्याय किसी और के साथ हो रहा हो, वह सिर्फ एक दृश्य होता है। जमींदार जानता था कि जब तक इन लोगों के भीतर का डर जिंदा है, उसकी सत्ता को कोई चुनौती नहीं दे सकता। वह भीड़ को अपनी ढाल मानता था, क्योंकि उसे पता था कि कोई भी अधिकारी भीड़ पर सीधे हाथ डालने से कतराएगा। उसे भरोसा था कि गांव की यह चुप्पी ही उस बेगुनाह औरत की चीखों को दबा देगी, जिसे बीचों बीच कैद करके रखा गया था। हर शख्स अपनी दहलीज के अंदर सुरक्षित महसूस कर रहा था, पर कोई यह नहीं समझ रहा था कि आज जिसकी इज्जत नीलाम हो रही है, कल बारी उनकी भी हो सकती है। जमींदार इसी कायरता पर हंसता था। उसे पता था कि न्याय की मशाल जलाने के लिए सिर्फ एक माचिस की नहीं, बल्कि उस डर की दीवार को गिराने की जरूरत है जिसने इस गांव को लकवा मार दिया है। लेकिन उस दोपहर की खामोशी में एक अलग तरह की पदचाप सुनाई देने लगी थी। आईएएस अदिति जानती थीं कि जब तक यह भीड़ मूकदर्शक बनी रहेगी, कानून सिर्फ पन्नों पर रेंगता रहेगा। उसे जमींदार को हराने से पहले इस भीड़ के सीने में दबे उस खौफ को कुचलना था, क्योंकि अब जो होने वाला था वह जमींदार की हवेली पर हमला नहीं, बल्कि गांव वालों की उस चुप्पी पर सबसे बड़ा प्रहार था। भीड़ की उस चुप्पी पर प्रहार करने के लिए अदिति को किसी हथियार की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि गोलियों से सिर्फ शरीर झुकते हैं, अहंकार नहीं। जहां जमींदार भारी पुलिस बल और टकराव की उम्मीद लगाए बैठा था, वहीं अदिति ने एक ऐसी गैर परंपरागत रणनीति चुनी जिसे भैरव सिंह के शातिर दिमाग ने कभी सोचा भी नहीं था।
उसने बल प्रयोग के रास्ते को पूरी तरह नकार दिया, क्योंकि वह जानती थी कि बल प्रयोग उसे एक विलेन की तरह पेश करने का मौका दे सकता है। आदित्य ने अपनी फाइल से वह हथियार निकाला जो बंदूक से कहीं ज्यादा घातक था, प्रशासनिक प्रक्रिया। उसने सीधे उस पुराने कोठरी पर धावा बोलने के बजाय पटवारी, तहसीलदार और नगर योजना विभाग की एक पूरी टीम को साथ लिया। उसने कोई दंगा नियंत्रण वाहन नहीं, बल्कि जमीन नापने वाली मशीनें और पुराने सरकारी नक्शे मंगवाए। उसने शांति से घोषणा की कि वह यहां किसी को गिरफ्तार करने नहीं, बल्कि बरसों पुराने सरकारी अतिक्रमण को हटाने आई है। जमींदार हक्का बक्का रह गया। वह लाठियों के लिए तैयार था, लेकिन वह उन फाइलों के लिए तैयार नहीं था जिनमें उसकी सबसे बड़ी ताकत यानी उसकी जमीन का काला सच दर्ज था। आदित्य ने ठीक दोपहर 12 बजे उस जगह की पैमाइश शुरू करवा दी जहां पुलिस वाले की पत्नी को रखा गया था। कानून की यह धीमी लेकिन सटीक प्रक्रिया जमींदार के पैरों के नीचे से जमीन खिसकाने लगी थी। यह कदम सिर्फ एक जांच नहीं थी, बल्कि जमींदार की सत्ता की जड़ों पर किया गया एक ऐसा वार था जिसे वह रोक नहीं सकता था। प्रशासनिक मर्यादा का पालन करते हुए भी आदित्य ने एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया था जिसमें फंसने के बाद जमींदार के पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचे थे, या तो वह कानून के सामने सरेंडर करे या फिर सरेआम अपनी उस असलियत को सामने आने दे जिसे उसने बरसों से ढका हुआ था। और यहीं से शुरू हुआ उस कानून की धाराओं का खेल जिसने उस खौफनाक दोपहर को एक नया मोड़ दे दिया। कानून की धाराओं का यह खेल अब एक ऐसी बिसात बन चुका था जहां मोहरे जमींदार के थे, लेकिन चाल आदित्य की। जब भैरव सिंह वारंट और अदालती आदेशों के इंतजार में अपनी मूंछों पर ताव दे रहा था, तब आदित्य ने भारतीय दंड संहिता की उस शक्ति का इस्तेमाल किया जो मौके पर न्याय की ताकत रखती है। उसने धारा 133 का पत्ता फेंका, सार्वजनिक उपद्रव को हटाना। एक ऐसी धारा जिसके लिए उसे किसी बंद कमरे की सुनवाई या रात के अंधेरे का इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। उसने स्पष्ट कर दिया कि जिस कोठरी में महिला को कैद किया गया था वह न केवल एक अवैध निर्माण था, बल्कि सार्वजनिक रास्ते में एक बाधा और जन सुरक्षा के लिए खतरा भी था। उसने भू राजस्व अधिनियम की उन शक्तियों को जागृत कर दिया जहां एक जिलाधिकारी को स्पॉट इंस्पेक्शन यानी मौके पर निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होता है। इस एक पैंतरे ने जमींदार के सारे कानूनी ढालों को बेकार कर दिया। अब उसे रोकने के लिए कोई स्टे ऑन ऑर्डर नहीं मिल सकता था, क्योंकि यहां मुद्दा अपराध का नहीं, बल्कि सरकारी जमीन के रक्षण का था।